नोंग प्राडू में, जहाँ कुछ जवान लड़के धूल मिट्टी से पूरी तरह सने हुए एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़ रहे थे। पेड़ के सामने ऊंची डाली पर एक पवित्र कपड़ा बंधा हुआ था और जो भी उसे सबसे पहले हासिल कर लेगा वही इस मुकाबले का विजेता होगा। लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं था। जैसे जैसे लड़के ऊपर चढ़ते गए एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए धक्का मुक्की लात घूसे सब शुरू हो गए। वो सभी सिर्फ उस पवित्र कपड़े के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत और इज्जत साबित करने के लिए लड़ रहे थे। इसी भीड़ में एक जवान लड़का सबसे अलग नजर आ रहा था। वो बाकी सबसे ज्यादा तेज, फुर्तीला और जिद्दी था। बिना रुके वो एक के बाद एक रुकावट पार करता हुआ पेड़ पर और ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो पवित्र कपड़ा खींच लिया। अगले ही पल पूरा गांव खुशी से झूम उठा और लोग जोर जोर से चीख कर उसकी जीत का जश्न मनाने लगे। तब समझ आया कि ये गांव की बहुत पुरानी परंपरा थी। हर साल गांव में उनके प्राचीन भगवान ओंग बाक के सम्मान में एक पवित्र त्योहार मनाया जाता था और पेड़ पर चढ़कर ये खतरनाक मुकाबला उस जश्न का सबसे खास हिस्सा था। इसी जश्न के बीच हम देखते हैं कि एक अनजाना सा चेहरा गांव में लौट आया था। ये है डॉन, जो कभी इसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वो कई साल पहले शहर जाकर बस गया। अब डॉन एंटीक चीजों का बिजनेस करता था और उसकी नजर गांव की बेहद कीमती पवित्र चीज पर थी। वो मुखिया के परिवार के पास मौजूद कई सौ साल पुराने पवित्र ताबीज को खरीदना चाहता था, लेकिन मुखिया ने बिना एक भी पल सोचे उसका ऑफर ठुकरा दिया। उसके लिए ये सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं थी जिसे पैसों के लिए बेच दिया जाए। ये उसके पुरखों की निशानी थी, उनकी परंपरा का हिस्सा थी और मुखिया के लिए पैसों में इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। मगर रात होते ही कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया और हम पहली बार इस कहानी के असली हीरो टिंग को देखते हैं। टिंग इसी गांव का एक सीधा साधा शांत लड़का था जिसने सालों तक मुई थाई की ट्रेनिंग ली थी। उसके साथ उसका अंकल भी था जो मंदिर का वफादार रक्षक था और वो हर वक्त उस पवित्र जगह की हिफाजत करता। टिंग अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी उसके मास्टर ने टिंग को मार्शल आर्ट्स का सबसे जरूरी उसूल याद दिलाया, अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना, कभी भी घमंड या दिखावे के लिए नहीं। फिर टिंग ने अपनी ट्रेनिंग खत्म की और उसका अंकल अकेला मंदिर की तरफ लौट गया। लेकिन उसी रात लालच और मजबूरी में डॉन ने ओंग बाक की मूर्ति का सर चुरा लिया। अगली सुबह पूरे गांव में मातम जैसा माहौल था। हर तरफ लोग रो रहे थे और उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। सबको लगने लगा कि गांव पर कोई बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। मॉन्क ने भी साफ कह दिया कि अगर ओंग बाक को जल्द से जल्द वापस नहीं लाया गया तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। अब इस काम के लिए टिंग आगे बढ़ा। उसने वादा किया कि वो किसी भी हाल में ओंग बाक की मूर्ति का सर लेकर आएगा। उसके मास्टर ने भी उसके पक्के इरादे को देखते हुए अपना आशीर्वाद दिया। जाने से पहले उसने टिंग को एक छोटा सा पवित्र ताबीज और जड़ी बूटियों से भरी हुई एक पोटली दी। कहा जाता था कि मुश्किल वक्त में ये जड़ी बूटियां इंसान को ताकत देने में मदद करती हैं। टिंग के रवाना होने के बाद गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद थी। गांव के मुखिया ने भी अपने बेटे हैमलर के नाम पर एक चिट्ठी दी, जो कि कई सालों से शहर में ही रह रहा था। मुखिया को उम्मीद थी कि हैमलर कम से कम टिंग की मदद जरूर करेगा। गांव के लोग खुद भी ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी हर किसी ने अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके टिंग को दे दिए। किसी ने कुछ सिक्के दिए, किसी ने अपनी छोटी सी बचत का हिस्सा। उसके लिए ये पैसा सिर्फ एक सफर का खर्चा नहीं था, बल्कि ओंग बाक को वापस लाने की आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद हम बैंकॉक शहर में हैमलर को देखते हैं, जो जिंदगी गुजारने के लिए गलत रास्ता चुन चुका था। दिन भर उसका उठना बैठना जुआ, धोखाधड़ी और इलीगल ड्रग्स के धंधे में शामिल लोगों के साथ था। उसके साथ माई नाम की एक जवान लड़की भी थी जो इस काम में उसकी मदद करती। माई का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहती थी। जल्द ही टिंग भी बैंकॉक पहुंच गया। अपने पास सिर्फ गांव के मुखिया का दिया हुआ एड्रेस लेकर वो सीधा हैमलर को ढूंढने निकल पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात हैमलर से हो ही गई, लेकिन हैमलर ने टिंग को पहचाना ही नहीं। उसने उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर दिया। टिंग के पास शहर में ना तो कोई और ठिकाना था और ना ही किसी और का सहारा। लेकिन तभी हैमलर की नजर टिंग के पास रखे पैसों पर पड़ गई। जैसे ही उसने देखा कि टिंग के पास तो काफी पैसा है, उसके दिमाग में एक लालच भरा प्लान आ गया। उसने अपना फैसला बदला और टिंग को अपने किराए के घर में रुकने का ऑफर दिया। टिंग को लगने लगा कि शायद इस शहर में मुझे अपना कोई मिल गया है, लेकिन वो कहाँ जानता था कि हैमलर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। कुछ देर बाद जब टिंग नहाने की तैयारी कर रहा था, हैमलर ने मौका देखकर चुपके से उसका सारा पैसा चुरा लिया। वही पैसा जो गांव वालों ने भरोसा करके टिंग को दिया था। टिंग को बिना बताए वो सीधा
एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब की तरफ चला गया। यहाँ रिंग में होने वाली लड़ाइयाँ बहुत बेरहम थी और हर मैच पर लोग सट्टा लगाते। हैमलर के पास अब टिंग का पूरा पैसा था और उसने बिना सोचे समझे सब कुछ एक फाइटर पर दाव पर लगा दिया। उस फाइटर का नाम अली था। लेकिन जिस जगह हैमलर जुआ खेल रहा था, ये उन जगहों में से एक थी जहाँ डॉन का बॉस कॉमतुआन अक्सर आता था। वो वहाँ बैठकर फाइट्स देखता और सट्टा लगाता। इसी बीच डॉन भी वहाँ पहुँच गया। वो गांव से चुराया हुआ ओंग बाक की मूर्ति का सर अपने साथ लाया था। उसे पूरा भरोसा था कि इस कीमती चीज के बदले में उसे बहुत पैसा मिलेगा। डॉन ने बड़े गर्व के साथ उस मूर्ति का सर कॉमतुआन के सामने पेश किया, लेकिन कॉमतुआन ने उसे देखकर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके लिए वो किसी पवित्र मूर्ति का हिस्सा नहीं बल्कि एक आम सा स्टैचू था। कॉमतुआन के साथ बैठे लोग डॉन की बेइज्जती होती देखकर हंसने लगे। उधर रिंग के पास टिंग भी पहुंच चुका था। उसे अब तक पता चल चुका था कि हैमलर उसके पैसे लेकर यहाँ आया है। अब वो सीधा हैमलर के पास गया और अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन हैमलर ने तो पहले ही सारा पैसा अली के ऊपर लगा दिया था और तो और वो बेट भी हार चुका है। अपनी गलती मानने की बजाय हैमलर ने बड़ी बेशर्मी से टिंग को ही कह दिया कि अगर तुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो खुद जाके ले ले। ये सुनते ही अपना टिंग रिंग के अंदर पहुंच गया, लेकिन लोगों ने उसे गलती से एक नया चैलेंजर समझ लिया। अगले ही पल पूरी भीड़ जोर जोर से चीखने लगी। अनाउंसर ने भी कह दिया कि ये आया अगला शिकार। टिंग इस बात से मना कर पाता उससे पहले ही फाइट शुरू हो गई, लेकिन सामने वाले फाइटर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो किसके सामने खड़ा है। टिंग ने सिर्फ एक ही वार किया और अगले ही पल उसका ओपोनेंट जमीन पर जा गिरा। सभी देखने वाले लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक अनजान लड़के ने इतनी आसानी से मैच खत्म कर दिया। भीड़ में पहले सन्नाटा छाया और फिर हर तरफ शोर मच गया। अनाउंसर भी इस रिजल्ट से हैरान था। उसने टिंग को मैच का विजेता बताकर इनाम की रकम उसके सामने रख दी, लेकिन टिंग को इस इनाम में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ पर जीतने या पैसा कमाने नहीं आया। उसका मकसद सिर्फ वो पैसे वापस लेना था जो गांव के लोगों ने उसे दिए थे मूर्ति का सर वापस लाने के लिए। आखिरकार टिंग ने वो चुराया हुआ पैसा वापस हासिल कर लिया। हैमलर की धोखाधड़ी से वो अंदर ही अंदर काफी निराश और गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ और कोई हंगामा खड़ा करने की बजाय चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। उधर गांव में हालात और भी खराब होते जा रहे थे। हर तरफ सूखा पड़ चुका था। तेज धूप के नीचे खेतों की जमीन सूखकर फटने लगी थी। गांव के लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि मॉन्क की कही हुई बात बिल्कुल सच है, लेकिन बैंकॉक में हैमलर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं था। वो एक बार फिर से आसान तरीकों से पैसा कमाने में जुट गया। इस बार वो जुआ खेलने जा पहुंचा। इस जगह का मालिक कोई और नहीं बल्कि हैमलर का पुराना दोस्त सुगोंग था। हैमलर के वापस आने से सुगोंग को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही वहाँ पर माए भी पहुँच गई। उन दोनों ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। माए हैमलर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा जाकर जुए की टेबल पर बैठ गई। वो बिना डरे एक के बाद एक बहुत रिस्की बेट्स लगाने लगी और हैरानी की बात ये थी कि इतना रिस्क लेने के बाद भी हर राउंड में वो जीत जाती। धीरे धीरे बाकी गैम्बलर्स को शक होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सुगोंग को भी माए का यूं लगातार जीतना बहुत अजीब लगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता हैमलर ने हालात संभाल लिए। उसने तुरंत माए को वहाँ से बाहर निकाल दिया ताकि किसी को उसकी असली चाल का पता न चल सके। फिर बाहर आकर हैमलर और माए दोबारा मिले और दोनों ने मिलकर जीते हुए पैसे बांटने शुरू कर दिए। उन दोनों को लग रहा था कि उनका प्लान बिल्कुल कामयाब हो गया है और अब तो वो आराम से मजे करेंगे। लेकिन तभी अचानक पेपैंग नाम का गुंडा वहां आ गया। हैमलर पहले एक बार उसे ठग चुका था और अब उसके दिल में हैमलर के लिए पुरानी नफरत और बदले की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ टिंग अब भी बैंकॉक की गलियों में भटक रहा था। वो लगातार डॉन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी तलाश के दौरान उसकी नजर हैमलर पर पड़ी जिसे लोग बुरी तरह पीट रहे थे। पहले तो टिंग ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी नजर माए पर पड़ी। गुंडों ने उसे भी इस झगड़े में खींच लिया था। अब एक लड़की को मुसीबत में देखकर टिंग खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत आगे बढ़ते हुए लड़ाई के बीच में कूद पड़ा, लेकिन हैमलर के लिए ये सिर्फ एक बचने का मौका नहीं था। टिंग की जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक नया प्लान बन गया। उसे समझ आ गया था कि टिंग सिर्फ एक सीधा साधा गांव का लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा फाइटर है जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए कर सकता है। लेकिन टिंग किसी भी दूसरी चीज में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका टारगेट अपने दिमाग में क्लियर था। तभी हैमलर ने उसके सामने एक ऑफर रखा।
उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ओंग बाक को ढूंढने में, लेकिन इसके बदले में टिंग को उसके लिए अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेना होगा जहाँ लड़कर वो उसके लिए पैसा कमाएगा। लेकिन टिंग तुरंत समझ गया कि हैमलर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। वो किसी के लिए लड़के यहाँ पैसे कमाने नहीं आया। उसने हैमलर को साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद पे पैंग दोबारा वहाँ आ धमका, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी गैंग थी और तो और सुगोंग भी उनके साथ था। हैमलर ने जैसे ही देखा कि मेरे तो सारे दुश्मन इकट्ठा होके यहाँ पहुंच गए हैं तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसे पता था कि इन सब ने एक एक थप्पड़ भी मारा ना तो भी मर जाऊंगा। इसलिए हैमलर और मिया तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगे। मजबूरी में टिंग को भी उनके साथ ही वहाँ से भागना पड़ा। गुंडे फुल स्पीड में उनके पीछे दौड़ रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सालों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ने टिंग के जिस्म को इतना फुर्तीला बना दिया था कि वो भागते वक्त भी हर रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर जाता। वो अपने अतरंगी तरीके से हर मुश्किल को पार करता जा रहा था। लेकिन जब हैमलर और मिया मुश्किल में फंसने लगे तो टिंग ने बिना सोचे उनकी भी मदद की। आखिरकार वो लोग गुंडों को चकमा देने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद हैमलर को एहसास हुआ कि टिंग ने सच में उसकी जान बचाई है और इस बार उसने सच में टिंग की मदद करने का फैसला किया। वो उसे दोबारा उसी अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में ले गया जहां अक्सर डॉन भी अपने गैर कानूनी काम के सिलसिले में आता रहता था। लेकिन टिंग के वहां पहुंचते ही कोमतुआन की नजर उस पर पड़ गई। उसे लगा कि ये सीधा साधा लड़का रिंग में अचानक तमाशा दिखा सकता है, इसीलिए उसने चुपके से अनाउंसर को इशारा किया कि टिंग को एक खतरनाक फाइटर के सामने रिंग में उतारे। अब उसके सामने कीबो नाम के एक फाइटर को उतारा गया, लेकिन टिंग को इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो रिंग की तरफ देखने की बजाय भीड़ में डॉन को ढूंढ रहा था। उसका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट पर था। कीबो को टिंग का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि टिंग उसे इग्नोर करते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए कीबो जानबूझकर थाईलैंड और यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाने लगा। वो वहाँ काम करने वाली एक लड़की को भी सबके सामने बेइज्जत करने लगा। ये देखकर एरिना में मौजूद लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन टिंग अभी भी चुप खड़ा था। तभी भीड़ में से एक आदमी अपने गुस्से को और काबू नहीं कर पाया। अपने देश और मुई थाई की बेइज्जती और ज्यादा बर्दाश्त न करते हुए वो सीधा रिंग में उतर गया। उसने कीबो को रोकने की कोशिश की, लेकिन कीबो ने कुछ ही सेकंडों में उस आदमी को बुरी तरह हरा दिया और रिंग में पटक पटक के मारा। ये देखकर पूरा एरिना सन्न रह गया। अब तो टिंग भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब कीबो मजाक उड़ाने लगा कि तुम लोगों का लड़ने का स्टाइल बकवास है एकदम। ये सुनते ही टिंग खुद को रोक नहीं सका। उसके लिए मुई थाई सिर्फ कोई फाइटिंग स्टाइल नहीं था, उसकी पहचान थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा था। आखिरकार टिंग उसका सामना करने के लिए उतर ही गया। फाइट शुरू होते ही कीबो ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन टिंग ने अपनी रफ्तार और स्किल्स से उसके हर एक हमले का जवाब दिया। उसके मुक्के और लात इतने तेज थे कि कीबो को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में टिंग ने उसके घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया। एरिना में मौजूद भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस फाइटर ने अभी कुछ सेकंड पहले एक आदमी को इतनी आसानी से हरा दिया था, वो टिंग के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। लेकिन टिंग को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्दी से रिंग से निकला और दोबारा डॉन को ढूंढने लगा। तभी अचानक एक जापानी फाइटर रिंग में कूद पड़ा। उसने टिंग को तुरंत एक और फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। टिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो बिना किसी दिलचस्पी के वहाँ से निकलने लगा। लेकिन कोमतुआन के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अब टिंग के पास चॉइस नहीं थी, उसे मुकाबला लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार टिंग के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं था। जापानीज फाइटर की रफ्तार और जोरदार हमलों ने उसे बुरी तरह प्रेशर में डाल दिया। अब टिंग लगातार अपना बचाव कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद इस बार उसकी ट्रेनिंग काम नहीं आएगी, लेकिन टिंग ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने मुकाबले में पकड़ बनाई और आखिरकार एक बार फिर से अपने ओपोनेंट को हरा दिया। लेकिन उसे तो जीत की खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला। अचानक एक तीसरा चैलेंजर रिंग में आ गया और ये फाइटर बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। वो बेहद ताकतवर था, गुस्से से भरे हुए जंगली अंदाज में लड़ रहा था। वो सिर्फ टिंग पर हमला करने की बजाय पूरे एरिना को ही तबाह करने में लगा हुआ था। कभी वो टेबल तोड़ता, कभी कुर्सियां उठाकर फेंक देता और जो भी चीज उसके रास्ते में आती वो उसे तोड़कर आगे बढ़ता रहा। टिंग के लिए ये मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अब उस फाइटर के भारी वार टिंग को बार बार पीछे धकेल रहे थे। आखिरकार एक जबरदस्त हमले के बाद टिंग जमीन पर गिर गया। दर्द के बावजूद उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर से अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। अब टिंग के अंदर भी गुस्सा भर चुका था।
उसने अपनी सारी ताकत लगाकर पलटवार शुरू किया। एक के बाद एक तेज और जबरदस्त वार करते हुए उसने उस फाइटर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आखिरकार टिंग की हिम्मत और स्किल के सामने वो जंगली फाइटर भी टिक नहीं पाया और उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हारते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने अचानक से वहां मौजूद माए को पकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ऊपर की तरफ घसीटने लगा। माए खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखते ही टिंग भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते मुकाबला कोमतुआन के प्राइवेट कमरे तक पहुंच गया। कोमतुआन पहले ही अपने फाइटर की हार से बुरी तरह गुस्से में था। अपने आदमियों को इतनी बुरी तरह हारते हुए देखकर उसने गुस्से में एक चाकू उसके हाथ में पकड़ा दिया और हुक्म दिया कि किसी भी तरह टिंग को मार दिया जाए। लेकिन टिंग इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। दोनों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। टिंग ने अपनी रफ्तार और फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट के हर हमले का जवाब दिया। आखिरकार मौका मिलते ही उसने अपना सबसे जबरदस्त हमला किया। हवा में उछलते हुए उसने अपना घुटना सामने वाले के शरीर पर दे मारा। जबरदस्त धक्के के साथ वो फाइटर ऊपर वाले फ्लोर से नीचे जा गिरा। एक पल के लिए पूरा एरिना बिल्कुल शांत हो गया। फिर अगले ही पल सब लोग टिंग के सपोर्ट में चीखने लगे। लोगों ने तो उसके ऊपर सिक्के बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उन्हीं सिक्कों से टिंग और उसके साथियों ने आराम से बैठ के खाना खाया। फिर वो हैमलर के साथ अपने खस्ता हालत वाले रेंटेड रूम में लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका सामना मकान मालिक से हो गया। मकान मालिक कई महीनों से हैमलर के किराए का इंतजार कर रहा था और अब उसने सीधा कहा कि पैसे देने पड़ेंगे। अब हैमलर के पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। ये देखकर टिंग ने बिना किसी हिचक के वो अंगूठी निकाल दी जो गांव वालों ने उसे दी थी। उसने सिक्योरिटी के तौर पर लैंडलॉर्ड को वो दे दी ताकि अभी के लिए उनके सर पे छत तो रहे। टिंग ने ये सब ज्यादा सोच के नहीं किया था, लेकिन उसकी ये हरकत हैमलर के दिल को छू गई थी। जिस लड़के को उसने शहर में आते ही ठग लिया था, वही इंसान बिना किसी चालाकी के उसकी मदद कर रहा है। उस रात जब टिंग सो गया, हैमलर ने एक बार फिर से गांव के मुखिया का दिया हुआ खत पढ़ा। उस खत में उसके पिता का भरोसा और गांव के लोगों की उम्मीद छुपी थी। हैमलर को पहली बार अपनी हरकतों पर शर्म महसूस हुई। उसने फैसला कर लिया कि जब तक मूर्ति का सर नहीं मिल जाता वो रुकेगा नहीं। फिर अगली सुबह हैमलर टिंग को लेकर डॉन के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उन्हें अंदर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगी। अपार्टमेंट के अंदर ड्रग्स और शराब से भरी एक पार्टी चल रही थी। दरवाजा खोलते ही टिंग जल्दी से अंदर घुस गया और सीधा डॉन पर हमला कर दिया। डॉन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और टिंग ने उसे जमीन पर गिरा लिया। लेकिन तभी दोनों की नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहाँ एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी थी। वो ड्रग्स के ओवरडोज का शिकार हो चुकी थी। उसे देखकर पूरा माहौल ही बदल गया। टिंग का ध्यान डॉन से हटकर उस लड़की की तरफ चला गया और डॉन इसी मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहाँ से भाग निकला। अब डॉन सीधा बाहर खड़े एक टुक टुक में कूदा और ड्राइवर से कहा कि बिना रुके गाड़ी भगाता रहे। साथ ही उसने अपने आदमियों से कहा था कि टिंग को रोक के रखना। लेकिन हैमलर भी अब टिंग को अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वो तुरंत एक दूसरे टुक टुक पर चढ़ा और टिंग के साथ डॉन के पीछे निकल पड़ा। अगले ही पल बैंकॉक की सड़कों पर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। आगे डॉन टुक टुक में बैठा हुआ फुल स्पीड में भाग रहा था और पीछे टिंग और हैमलर उसका पीछा कर रहे थे। ट्रैफिक भीड़ और तंग गलियों के बीच में दोनों किसी भी तरह डॉन तक पहुंचना चाहते थे। आखिरकार वो डॉन को घेरने में कामयाब हो गए, लेकिन डॉन एक बार फिर उनके हाथ से फिसल गया। साथ ही उसने अपने गुंडे वहां पर छोड़ रखे थे और जब दोनों उन गुंडों से उलझ गए तो डॉन को एक बार फिर से भागने का मौका मिल गया। इस जबरदस्त लड़ाई के बीच मुक्के चल रहे थे, गाड़ियां आपस में टकरा रही थी, लेकिन टिंग बिना रुके हर रुकावट को पार करते हुए लगातार लड़ता रहा। आखिरकार टिंग डॉन के बहुत करीब पहुंच गया, जबकि डॉन को लग रहा था कि अब तो वो बच निकला है। लेकिन इस पागल गांव वाले को आता देखकर वो दोबारा से भागा। इस बार वो अपने टुक टुक को लेकर सीधा नदी के किनारे बने घाट की तरफ भागा, जबकि टिंग जान बचाने के लिए उसके टुक टुक की छत से चिपका हुआ था। आखिरकार भागते भागते दोनों नदी के किनारे पहुंच गए और अफरा तफरी के बीच पानी में जा गिरे। पानी के अंदर टिंग ने डॉन को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो भी हैरान रह गया। पानी की सतह के नीचे बेशकीमती मूर्तियों का एक बड़ा खजाना छुपा हुआ था, जिन्हें चुराकर गैर कानूनी बिजनेस के लिए यहाँ पर छुपा कर रखा गया था। ये राज सामने आते ही सरकार ने तुरंत सारे चुराए गए आर्टिफैक्ट्स को अपने कब्जे में लेकर उन्हें सुरक्षित कर लिया, ताकि देश की ये कीमती विरासत दोबारा किसी गलत हाथ में न चली जाए। लेकिन अब इससे कोमतुआन का सारा बिजनेस
ठप हो चुका था। डॉन पहले ही एक बार उसके लिए नाकामी का कारण बन चुका था। उसने डॉन को जलील करते हुए कहा कि क्या जरूरत थी वो मूर्ति का सर चुराने की। तेरी एक गलती की वजह से पूरी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगली सुबह माय और हैमलर सड़क के किनारे मौजूद थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने उन दोनों को अगवा कर लिया और सीधा बॉस के सामने ले गए। वहाँ बॉस ने उनके सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर टिंग मेरे सबसे भरोसेमंद फाइटर सैम के साथ मुकाबला करेगा तो ओंग बाक की मूर्ति का सर वापस कर दिया जाएगा। ये सुनकर टिंग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया, क्योंकि वो ओंग बाक को किसी भी कीमत पर अपने गांव ले जाना चाहता था और इसी इरादे के साथ वो एरिना में उतर गया। दूसरी तरफ सैम ने पहले ही अपने लिए एक खास इंजेक्शन का इंतजाम कर रखा था, जिसकी वजह से उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मुकाबला शुरू हुआ। टिंग ने एक के बाद एक मुक्के और लातों की बौछार कर दी, लेकिन सैम पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। फिर सैम ने पलटकर जबरदस्त जवाबी हमला किया। उसके हर वार में इतनी ताकत थी कि टिंग बार बार जमीन पर गिरता गया। सैम लगातार उस पर हमला करता रहा। टिंग के पास अब खुद को बचाने तक की ताकत नहीं बची। आखिरकार टिंग को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद बॉस के आदमी टिंग को उठाकर एक सुनसान गैस स्टेशन पर ले गए। वहाँ बॉस ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने कहा कि वो मूर्ति का सर तो मैं वापस नहीं कर सकता। सरकार ने मेरी काफी सारी प्रॉपर्टी और पैसा जब्त कर लिया है। पहले ही बहुत नुकसान हो गया ना मुझे, अब ओंग बाक का सर भी वापस करूंगा और नुकसान होगा। इतना कहकर बॉस वहाँ से निकलने लगा और अपने आदमियों से कहा कि इसे खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले वो टिंग को कुछ कर पाते, टिंग दोबारा खड़ा हो गया। उसने अपने मुई थाई की ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और एक एक करके उन सभी आदमियों को हरा दिया। उधर हैमलर को पता चला कि ओंग बाक के सर को कहीं पर छुपा कर रखा गया है। गांव वालों की उम्मीद और उनकी परेशानी अब उसके दिल में भी घर कर गई थी। आखिरकार टिंग और हैमलर मिलकर बॉस के ठिकाने की तरफ निकल गए। बॉस का अड्डा एक सुनसान गुफा के अंदर था और दोनों वहां पहुंचकर ओंग बाक को वापस लेने के लिए आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अड्डे की एंट्रेंस पर ही टिंग ने गार्ड्स की पूरी भीड़ पर हमला कर दिया। उसके मुक्के और घुटने इतनी तेजी से चल रहे थे मानो वो किसी हथियार की तरह उनका इस्तेमाल कर रहा हो। एक एक करके वो गार्ड्स को गिराता हुआ अंदर भागता गया। आखिरकार अंदर पहुंचकर टिंग का सामना एक बार फिर बॉस से हुआ, लेकिन इस बार टिंग को सबसे ज्यादा हैरानी बॉस को देखकर नहीं हुई। उसकी नजर एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति पर पड़ी, जिसे अंदर काटा जा रहा था। दरअसल वो लोग उस मूर्ति को टुकड़ों में काटकर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही टिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा हर तरफ से गुंडे उस पर टूट पड़े। टिंग अकेला था और दुश्मनों की गिनती बहुत ज्यादा, इसीलिए वो बुरी तरह घिर गया, पर फिर भी लगातार लड़ता रहा। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तभी बिल्कुल ऐन मौके पर हैमलर वहां पहुंच गया और टिंग की मदद करने लगा। लेकिन इसी दौरान एक गुंडे ने पूरी ताकत से हैमलर के हाथ पर वार कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि उसकी बाजू वहीं टूट गई। अपने दोस्त पर हुए हमले से टिंग और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब टिंग ने पूरी ताकत लगा दी और एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा दी। लेकिन इन सब के बीच में उसका आखिरी मुकाबला एक बार फिर सैम से होने वाला था। इस बार टिंग पहले से ज्यादा तैयार था। फाइट में उतरने से पहले उसने अपने मास्टर की दी हुई वो जड़ी बूटी खा ली। ये एक खास टॉनिक था जो इंसान को कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता। वो दवाई लेते ही उसके शरीर में अलग ही ताकत दौड़ने लगी। वो पहले से ज्यादा तेज हो गया और उसके मुक्के और लात में भी पहले से ज्यादा ताकत आ गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गुफा के अंदर कुछ लोग अब भी उस बड़ी बुद्धा की मूर्ति को काट रहे थे। टिंग ने उनकी तरफ छलांग लगाई और उनकी मशीन्स को तोड़ते हुए पूरे क्रू को वहां से भगा दिया। तभी सैम ने एक और इंजेक्शन लिया और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो गया। वो किसी जानवर की तरह टिंग पर टूट पड़ा और लगातार जबरदस्त वार करने लगा। एक के बाद एक हो रहे जबरदस्त हमले की वजह से टिंग जमीन पर जा गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सबसे जबरदस्त हमला किया। उसने हवा में कूदते हुए अपने घुटने से हमला किया। ये वार इतना ताकतवर था कि सैम उसके सामने टिक नहीं पाया। उधर बॉस अपने प्लान की नाकामी से पहले ही गुस्से में था। अब उसने अपना गुस्सा ओंग बाक मूर्ति के सर पर निकालने का फैसला किया और वो उसे बर्बाद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आखिरी पल में हैमलर मूर्ति को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ गया। तभी ऐसा लगा मानो किस्मत ने बीच में आके सब कुछ बदल दिया हो। बुद्धा की वो बड़ी सी मूर्ति अपना संतुलन खो बैठी और जोर से नीचे गिरने लगी। हैमलर अब बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था।
और उसके शरीर से खून बह रहा था। माए तुरंत भागकर उसके पास पहुंची और उसे देखकर रोने लगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हैमलर ने माए को तसल्ली देने की कोशिश की। फिर उसने टिंग से कहा कि भाई मेरी आखिरी बात मानेगा, मेरे पापा को ये बात जरूर बता देना कि मैंने अपनी जिंदगी में चाहे कितनी ही लापरवाही की हो, लेकिन मैं दिल से उन्हें हमेशा प्यार करता था। आखिरकार टिंग ओंग बाक के सर को लेकर गांव वापस लौट आया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, पूरा गांव उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस खुशी के बीच में गहरा दर्द भी था। गांव का मुखिया अपने बेटे हैमलर की मौत का गम मना रहा था, लेकिन साथ ही उसे अपने बेटे पर गर्व भी था। वीडियो